नमस्कार, स्वागत है आपका ऑन डीडी राजस्थान। आप देख रहे हैं धरती धोरारी और शो के ताज़ा तरीन एपिसोड में मैं अनामिका अनंत आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज के शो की शुरुआत करेंगे। कुमार ऋषि जी का शेर है कि चराग में रोशनी माना कम है, चराग में रोशनी माना कम है, मगर मेरे हौसलों में भी दम है, हवा से है दोस्ताना मेरा भी, उड़ान के वास्ते एक आसमां कम है। तो देखिए, होता ऐसा है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, जो लोग जीवन की चुनौतियों से घबराए बिना आगे बढ़ते हैं, अपने लक्ष्य पर नज़र रखते हैं, रास्ते भी उनका साथ देते हैं और मंजिलें भी उन्हीं को मिलती हैं। तो आज के शो में जो हमारे ख़ास मेहमान हैं, ये भी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात के बावजूद हारे नहीं, थके नहीं और दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, दूसरों की ज़िंदगी संवारने के लिए लगातार आगे बढ़ते रहे। आइए स्वागत करते हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री भंवर सिंह जी का। आप जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तकरीबन पिछले 20 सालों से विभिन्न सामाजिक आंदोलनों की आवाज़ बने हुए हैं और साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण की दिशा में आप अनूठा काम कर रहे हैं। भंवर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। तो धरती धोरारी के मंच पर आप पहली बार हमसे मुखातिब हैं, डीडी राजस्थान के स्टूडियो में हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं आपको प्रणाम करता हूं, डीडी राजस्थान की समस्त टीम का बहुत बहुत आभारी हूं कि इतना अच्छा शो आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें आप ये सब कुछ राजस्थान का कल्चर, नाम भी इतना प्यारा है धरती धोरारी, सुनते ही आत्मा खिल जाती है। उसको टीम को प्रणाम और पूरी दूरदर्शन की टीम को बहुत बहुत आभार। आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। तहे दिल से शुक्रिया भंवर सिंह जी। तो आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी हस्ती के विविध आयाम हैं, कई ऐसे काम हैं जिनको आप एक साथ अंजाम दे रहे हैं और बड़ी कुशलता से आप दे रहे हैं। लोगों के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। तो हमें इस वक्त जितने भी दर्शक देख रहे हैं, उसमें कई युवा दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आपकी प्रतिभा के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अमूमन होता ऐसा है कि हमारा जो पर्सनालिटी का शेप अप होना होता है वो बचपन से होता है, एक बुनियाद, एक फाउंडेशन की बात होती है। तो हम भी ये जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा था, कहाँ पर जन्म हुआ और घर का क्या माहौल था, बचपन की कुछ यादें हो जाएं। देखिए, मेरा जो यहाँ जयपुर से 57-58 किलोमीटर दूर पर रेटा गांव है जी। सामान्य देहाती, प्योर देहाती गांव, जिसको अपन कह सकते हैं कि हाँ रियल में गांव है, जिसमें लाइट नहीं थी। ऐसे गांव में मेरा जन्म हुआ जी। और उस गांव में जब आप देखेंगे, आज से 40 साल पहले जाएंगे तो बहुत ही रियल में कि आपको महसूस होगा कि पूरा भारत, पूरा राजस्थान बसता है। वहाँ मेरे घर के माहौल की अगर अपन बात करें, मेरे जन्म के समय, तो मेरे दादाजी डोमिनेंट हुआ करते थे और मेरे दादी जी उससे पहले स्वर्गवास हो गया था उनका जी। तो घर में मैं मदर के बहुत करीब रहा। अच्छा। और पापा बहुत स्टिक, जो कुंवर साहब थे, बहुत स्टिक रहे, तो उनसे एक डर, दादाजी का डर। लेकिन पोता और दादा के बीच में अच्छी दोस्ती होती है, अच्छा एक आशीर्वाद, एक स्नेह होता है। तो मदर मेरे धार्मिक थे, कृष्ण के भक्त हैं और उनका मेरे जीवन पे प्रभाव रहा। और दादाजी से मेरा बहुत अच्छा क्लोज रहा। तो जो कुछ मेरे जीवन पे है, अनुशासन मेरे फादर की तरफ से आया और बाकी जो चीज़ें आई वो दादाजी की तरफ से आई। बहुत कुछ उन्होंने बचपन में सिखाया, कहानियों के माध्यम से, रियल लेसन्स के माध्यम से। तो वहाँ से मेरा ये सब कुछ हुआ। तो प्रारंभिक शिक्षा जो है आपकी वो गांव में ही हुई। मतलब बिल्कुल। अच्छा। बरसात बरस रही है, वट वृक्ष के नीचे बरसात हो रही है, किताबें भीग रही है, इस टाइप के स्कूल्स, जैसा आजकल हम फिल्मों में देखते हैं या बस कहानियों में ही सुनते हैं। हाँ बिल्कुल, वो काली मिट्टी में स्लिप होना, वो अच्छा। सब चीज़ें हैं। हाँ। मतलब गुरुजन भी पूरे मतलब मिट्टी में सने होते पढ़ाते थे हमें, बट उनकी शिक्षा को मैं प्रणाम करता हूँ आपके शो के माध्यम से कि ऐसे गुरु हैं। और इसीलिए धरती धोरा की वो टीम को भी, क्योंकि आप भी एक तरह से गुरु ही हैं जी। तो बड़ा आनंददायी आपका बचपन गुजरा है। अच्छा भंवर सिंह जी, एक बड़ी ही प्यारी परंपरा रही, एक ट्रेडिशन जो हमने आपसे ही सुना, जन्मदिन मनाने की जो परंपरा रही है आपके गांव में, वो बड़ी प्यारी है, उसको शेयर कीजिए हमारे साथ। देखिए मैम, जो जन्मदिन की जो परंपराएं हैं वो राजस्थान, वो केवल मेरे गाँव में नहीं, मेरे हिसाब से समस्त राजस्थान में है, लेकिन कुछ गाँव में वो जीवित रही जी। और कुछ में वो धीरे धीरे आधुनिक संस्कृति के उसमें विलुप्त हो गई। तो मेरे गाँव में खुशियाँ, हर खुशी में शामिल होना गांववासियों का रहा है। तो मेरे जन्म के अवसर पे भी लापसी, जिसको मुझे ज़्यादातर दर्शक समझ पाएंगे लेकिन जयपुर वाले नहीं समझ पाए, जो गेहूं से या जौ से गुड़ और देसी घी के साथ सेक के बनाया जाता है, लापसी के साथ मिठाई वही होती थी, वही
उसी को केक, और उसको सार्वजनिक रूप में स्नेह भोज के रूप में जीमा जाता था, बिना जाति धर्म के भेदभाव के। और आज भी मुझे खुशी है कि आज भी मेरे गांव में वो परंपरा है, मंदिर पे और मैं जो सभी है जिसमें कोई भेदभाव के बगैर वो परंपरा है। और ये पूरी राजस्थान के कुछ गाँव में है, कुछ में विलुप्त हो गई। तो मेरे जन्म के समय मुझे याद है, और आज भी मेरे परिवार में नहीं सभी उनमें ये सब परंपरा जारी है कि खुशियों में सबके साथ शामिल होना है, दुख में सबके साथ खड़े रहना है। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत परंपरा है कि खुशियों में भी साथ रहिए और दुख में भी साथ रहिए, क्योंकि जो पूरा गांव है, समाज है, वो हमारा परिवार ही होता है एक तरह से। इसमें मैं एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर मेरे गांव में किसी भी जिसका स्वर्गवास हो जाता है जी, उस घर में रोटी नहीं बनती है। अच्छा, गांव वाले ही उनको भोजन देते हैं, सब कुछ पूरी व्यवस्था है, उनको कुछ मतलब महसूस नहीं होने देती। उस व्यक्ति की तो कमी पूरे नहीं करते, नहीं हो सकती, लेकिन उस दुख को बांट लिया जाता है। और ये सबसे मैं मानता हूँ कि ग्रामीण जीवन की और भारतीय संस्कृति की सबसे अच्छी परंपरा है। ये बहुत प्यारी बात है और शहरों में भी कई लोग इसका पालन करते आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो भंवर सिंह जी, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें, प्रारंभिक शिक्षा आपने गांव से ली, उसके बाद आप जयपुर आ गए उच्च शिक्षा के लिए, और जहाँ तक हमें पता है हमारे सोर्सेस से, आप बड़े कुशाग्र बालक हुआ करते थे, जो भी चीज़ पढ़ लेते थे एक ही बार में याद हो जाता था। हाँ, उसके जब बचपन में जब हमें एजुकेशन सिस्टम, जो भारतीय एजुकेशन सिस्टम था, तो ग्रामीण में ही मैंने बताया ना आपको, मैं अपने दादाजी के बहुत करीब था। तो दादाजी टीचर्स जो गुरु थे उनका बहुत रेस्पेक्ट करते थे। हम आज भी उनके सामने चेयर पे नहीं बैठ पाते, क्योंकि वो आत्मा से वो चीज़ें अटैच हो गई, आदर भाव जी। तो वो उन्होंने जो सिखाया कि जो भी करना एकाग्र होकर करना। तो जब हम किताब पढ़ते थे तो सिर्फ पढ़ते थे, और खेलते थे तो सिर्फ खेलना था। तो इस वजह से मेरे में कोई एक्स्ट्रा, मैं नहीं मानता कि वो टैलेंट था, ये कोई उन गुरुजनों का आशीर्वाद है कि उन्होंने वो टेक्निक सिखाई, और उस टेक्निक का परिणाम मुझे आज मेरे कॉमर्शियल जीवन में भी मिलता है, और यहाँ भी मैं थ्रू आउट 92% रहा, ये उनका आशीर्वाद है। तो पढ़ाई में आप फोकस्ड रहे, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने एक सरकारी नौकरी वाला एग्जाम भी क्लियर कर लिया था। हाँ, मैं पटवारी का जो फर्स्ट एग्जाम था, मैंने बिना किसी कोचिंग, बिना किसी उसके, जस्ट साइकिल चलाई और हम 6-7 दोस्त एग्जाम देने चले गए, एंड देन पास आउट हुए, और सभी हुए, और पांचों अभी शायद गिरदावर की पोस्ट पे काम कर रहे हैं। मैं इसलिए नहीं जा पाया कि घर की जिम्मेदारियाँ, घर का बड़ा बेटा होने के नाते, सामाजिक परिस्थितियाँ, फिर गाँव वालों का जिम्मेदारियाँ कि कोई बहुत कम लोग पढ़े लिखे, फिर उनके लिए काम करना, पिता की जिम्मेदारी, दादाजी के बीमारी, बहुत सारी, और फिर महिलाओं का वो जो एटमॉस्फेयर था, उसकी वजह से मुझे और मेरे माताजी को ये लगा कि नौकरी के में कहीं ना कहीं बंधन हो जाएगा, और जीवन तो खेती और वो जो है ये बहुत रेस्पेक्टेड, फार्मिंग करना बहुत रेस्पेक्टेड माना जाता है पैसा अनादिकाल से। तो उन्होंने बोला अगर आप में अगर टैलेंट होगा तो आप यहाँ भी अपना जीवन यापन आराम से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सरकारी सेवा में ही जाएँ। तो आपने सरकारी सेवा को नहीं चुना, समाज सेवा को चुना। मैं यहाँ ये जानना चाहती हूँ, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा मोड़ आया, कोई टर्निंग पॉइंट आया? बचपन से तो आप देखते आ ही रहे थे, जो मिथ्स हैं, तमाम तरह की भ्रांतियाँ भी हैं, पर क्या खुद की ज़िंदगी में कभी ऐसे अनुभव आए कि आपको लगा कि नहीं, मुझे तो समाज सेवा करनी है और जो कुरीतियाँ हैं उनको हटाने की दिशा में मुझे अग्रसर होना है, लोगों की भलाई के लिए काम करना है? मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब 10वीं क्लास के जब बोर्ड हुआ था तो उसके एग्ज़ाम दे रहा था, मतलब एग्ज़ाम का टाइम था, फरवरी मार्च का महीना था। हमारे गांव के पास में ही एक महिला है जिनके पति गुजर गए। उनके जाने के बाद अनामिका जी, हुआ क्या कि लोग बैठते हैं, इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होके पियर पक्ष उस महिला को अपनाने के लिए तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि हमने तो सप्तपदी करके कन्यादान कर दिया है, कन्यादान करने के बाद मैं दान दी हुई हम वापस नहीं, आप आओ 2 दिन रुको और जा सकते हो, परमानेंट नहीं रह सकते। तो वो महिला पीहर नहीं जा सकती, और ससुराल वाले चूंकि उनका पति का स्वर्गवास हो गया तो उन पे डिफरेंट टाइप के जो एलिगेशंस हैं, उनका जीवन बहुत ही, मतलब मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता, मेरे रोम खड़े हो रहे हैं, इस टाइप का हुआ। अब वो महिला न्याय मांगे तो किससे मांगे? तो कुछ लोगों के पास जो सामाजिक रूप से जिनको लगाई उनके पास गई। तो जब गए तो पंचायत बैठी, और उस पंचायत में उनके साथ जो बिहेवियर हुआ, जो व्यवहार हुआ, वो बहुत पीड़ादायक था। और उस पीड़ा को जब, क्योंकि हम बालक थे तो हम उसको देखा हमने, तो बहुत रोते, मदर से शेयर करते तो मदर बोलते समाज ऐसा ही बेटा, तब आप सक्षम बनो, शिकायत करने से कुछ नहीं होगा, बिल्कुल आप खुद अगर सक्षम बनोगे तो आप न्याय दिला पाओगे। तो वो बीजों का जो इस संगठन का या इन विचारों का जो प्रस्फुटन हुआ, वो मदर के उस एंगल से हुआ। उनमें मातृशक्ति की तो मदद नहीं कर पाया क्योंकि उस वक्त मैं सक्षम नहीं था,
लेकिन उसमें मेरे छोटे ब्रदर और जो मेरे आसपास के लोग थे, उन्होंने ये बैठ के हमने तय किया कि नहीं, हम इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करेंगे कि एक माँ को हमने रोते हुए देखा है, आगे किसी माँ के हम हर माँ के आंसू पोंछने की कोशिश करेंगे। और उसमें हम सफल भी हुए। मेरे छोटे ब्रदर जो 18 साल की उम्र में मात्र उन्होंने इस संगठन में उन्होंने एक संगठनात्मक रूप से काम शुरू किया, और मैं और उन मिलकर 8 लोग मिलकर हमने ये संगठन का शुरुआत की। और संगठन नहीं का नाम हम कहेंगे नहीं, एक विचारधारा है जो अच्छा काम करना चाह रहे हैं, और उस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए आज हम राजस्थान में और मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी, कहाँ भी नारी शक्ति के नाम से अगर कोई भी कार्य हो तो हम कहते हैं पहले हमें याद कीजिए, हम उस सेवा को देंगे। और आप सबके आशीर्वाद से, आप भी मातृशक्ति है, उस आशीर्वाद से हमें आज ये है कि हम 1029वीं बहन को हम प्रणाम कर पा रहे हैं, उनकी सेवा कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं वो वहाँ से जुड़ी, और वो कुरीति इतनी थी कि आज भी मैं कभी याद करता हूँ जब पूजा के समय तो आंसू बह निकलते हैं। तो जब कभी भी मैं राजस्थान में भी ये देखता हूँ तो बड़ा टिपिकल है, और उसको आप जैसे महिलाएं और जो मॉडल्स हैं उसकी वजह से बहुत अच्छा ये काम हो भी रहा है, और उसको आगे हम धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो मेन घटना थी वो थी, और उसके बाद में बहुत सारी घटनाओं को हमने रोका भी जी। जिससे कई लोगों ने बाद में ही करने की कोशिश की, तो नाउ वी आर इन फॉर्म, तो हम रोक सकते हैं, और हमने रोकी भी कई जगह। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और जो आपने एक बात कही कि ये एक विचारधारा है जिस पे आपको, जैसे हम कहते हैं, स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग। कब तक आप शिकायत करेंगे, खुद आगे बढ़िए और कुछ इनिशिएटिव लीजिए, अच्छा काम कीजिए। तो भंवर सिंह जी, आपका काम बेहतरीन है, और आपके बेहतरीन काम को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं जाने माने सोशो पॉलिटिकल लीडर श्री विजय बैंसला जी, और उनका एक खास संदेश है आपके लिए, आइए सुनते हैं। नमस्कार, प्रणाम, राम राम साहब। आज हम जिस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं, भंवर सिंह रेटा जी, बहुत जगह ढूंढने के बाद कभी ऐसा कोई शख्स मिलता है जो निस्वार्थ तरीके से लोगों के लिए काम करता है, और ऐसे ही एक व्यक्ति हैं भंवर सिंह जी रेटा। दूदू से मालपुरा के रास्ते में जो गांव पड़ता है, एक छोटा सा गांव है रेटा, और वहाँ के रहने वाले हैं। और मेरा इनसे मिलना जुलना बहुत साल पहले हुआ था। इतने सालों में जो मैंने देखा, जो समझा, वो ये है कि भंवर सिंह रेटा जी केवल आज की बात नहीं करते, वो आने वाले नस्लों के लिए काम करते हैं। अगर आप में इस बात पे अगर हम चर्चा करें तो ये बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि जय राजपूताना संघ जिसके साथ ये संलग्न है, उसके थ्रू, और ये अपने आप भी जितनी भी शतरानी महिलाएं हैं ना, उनके लिए ये पेंशन स्कीम चलाते हैं। अब आप ये समझिए कि हमको तो केवल इसको पेंशन स्कीम समझ में आती है, लेकिन ये आने वाली नस्लों के लिए, जब इन महिलाओं के बच्चे बड़े होंगे, सार्थक कार्यक्रमों में पहुंचेंगे, नौकरियां करेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि वो छोटी सी पेंशन कितने लंबी दूरी तक चली। मैं भंवर सिंह रेटा जी को आने वाले सालों के लिए शुभकामनाएं देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह काम करते रहें। और एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि केवल ये सामाजिक कार्य ही नहीं करते, ही इज़ अ वेरी लर्नेड पर्सन। एक स्टैटिस्टिशियन है, रिसर्चर हैं, मैनेजमेंट के व्यक्ति हैं, और ऐसे युवा हमें समाजों में आगे बढ़ते हुए दिखने चाहिए, जिससे कि हम पूरे राजस्थान को, हर एक गली को, हर एक गांव को बदल के रखते हैं और एक नया अध्याय लिखें। जिस तरह से भंवर जी काम कर रहे हैं, आई एम वेरी श्योर कि ये काम बहुत जल्दी होगा, सार्थक होगा, एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। इज अ फैंटास्टिक जेंटलमैन, एंड और लोगों को भी इनसे जुड़ना चाहिए, और जिस तरह से ये काम कर रहे हैं हम सबको इस तरह से काम करना चाहिए। आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट, एंड थैंक यू भंवर जी, जो आप काम कर रहे हैं समाज के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, शतरानियों के लिए, काबिल तारीफ। ऑल द बेस्ट, आगे बढ़ो, तरक्की करो, छा जाओ और छा जाओ। आप देख रहे हैं धरती धोरारी, और शो के आज के ख़ास एपिसोड में हमारे साथ जो मेहमान हैं वो हैं श्री भंवर सिंह साहब, भंवर सिंह रेटा जी, और विजय बैंसला जी की का संदेश आपने सुना। आपके बारे में सर तमाम गुड विशेस हैं और आपके काम की भी तारीफ़ है। यहाँ मैं थोड़ी सी उत्सुक हूँ ये जानने के लिए कि आपका नाम
जो है उसमें बाद में रेटा शब्द आता है, क्या ये गांव की वजह से है? हाँ, ये गांव की वजह से है। उससे ये एक परंपरा है राजस्थान में जी कि गांव का नाम लगाने से, जैसे मैं जयपुर में बोल रहा हूँ भंवर सिंह रेटा, तो जो मेरे आसपास के लोग हैं तो मेरी आइडेंटिटी को, असली पहचान, उनका बैकग्राउंड क्या है, लोग अपना बैकग्राउंड छिपाते हैं। राजस्थान और भारत की परंपरा है, हम बैकग्राउंड से जाने जाते हैं जी, बिल्कुल। इसके लिए ये नाम जोड़ा जाता है। ये मेरे नाम के नहीं, बहुत सारे लोगों के नाम के लिए आप देखेंगे तो सबके लिए, चाहे चंद्रशेखर जी के, बहुत सारे लोगों के नाम जोड़ते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम जोड़ा जाता है, जैसे विजय बैसला जी का भी नाम है, तो बैसला बेसिकली वहाँ से मुंडिया से, तो वो नाम है जी। तो ये तो बड़ी प्यारी बात है, हमारी अपनी संस्कृति, ये बिल्कुल भारतीय संस्कृति का मेन यही खूबसूरती है हमारी जी, बिल्कुल। अच्छा सर, एक बात और आ रही थी मेरे जहन में, जब आपने बात की कि समाज की जो तमाम कुरीतियाँ हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए आपने अपनी आवाज़ बुलंद की और पिछले 20 साल से आप सामाजिक आंदोलनों से जुड़े हुए हैं, तरह तरह के काम कर रहे हैं। एक कुरीति और है, एक मिथ है, एक भ्रांति है जो हमारे समाज में दूर दराज के इलाकों में, गाँव में, ढाणियों में आज भी मानी जाती है, लोग उसे मानते हैं, लेकिन उस मिथ को आपने अपनी शादी के वक्त तोड़ा था। मैं ज़रूर चाहूँगी आप अपने हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए मैम, जो आप जिस कुरीति का वो कह रहे हैं वो इतनी भयानक है कि उसमें जो एक तरफ हम नारी शक्ति को पूजते हैं जी, मानते हैं माँ के रूप में, बहन के रूप में, सहधर्मिणी के रूप में, और दूसरी तरफ उसी नारी शक्ति को हम अपमानित करते हैं, तो हमें ऊर्जा मिलेगी कहाँ से? ऊर्जा मिलने का सवाल ही नहीं है जी। किसी भी महिला की शादी हुई, उनके पति का स्वर्गवास हो गया, जो ही स्वर्गवास होता है उनको हम शापित मानने लग जाते हैं। मैं नहीं मानता, ऐसा जो कुरीति है, टेबू है, ऐसा सदियों से चली आ रही है। उसको किसी शुभ काम में सामने आ जाए तो वो काम नहीं होगा। आप सुबह निकल रहे हो, देख लिया तो वो काम मतलब बहुत बड़ा गड़बड़, अपशकुन टाइप का, बहुत इतना बड़ा हवा बना के खड़ा किया है। मेरी शादी हो रही थी, मेरे दादी सा है, मतलब रियल नहीं, परिवार में ही दादी सा थे, उन्होंने बचपन से देखा है उनका संघर्ष में। आपके इस शो के माध्यम से मैं उसको कुंती का वो देता हूँ, उनका संघर्ष जबरदस्त रहा जी। और मेरे परिवार के मेरे बहुत नज़दीक है वो। तो जब शादी हो रही थी तो उन्होंने, जब घुड़सवारी के लिए जब दूल्हा बनता है, केसरिया साफा बांध के, जो मोड़ वगैरह बांध के जब निकलते, तो वो साइड में हुई। मैं ढूंढ रहा हूँ दादी सा कहाँ है। अब मेरे दिमाग में उस वक्त ये ऐसा नहीं था कि ये मतलब विधवा है तो वो छिप रहे हैं, तो किसी ने बताया वो तो विधवा है, सामने नहीं आएंगे। मेरे छोटे ब्रदर जो विप्सा रेटा है, उन्होंने, सभी लोग बैठे थे, समाज के काफ़ी लोग थे, उनके सामने स्ट्रांगली कहा वो तो वीरांगना है, वो तो माँ शक्ति है, अगर वो सामने नहीं आएगी तो इनको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। तो लोगों ने उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि अगर ये सामने आ गई तो इनका जीवन में ये एक्सीडेंट हो सकता है, ये हो सकता है, वैवाहिक जीवन में तलाक, बहुत सारी चीज़ें। हालांकि अपने वही ऐसा सिस्टम नहीं है, तमाम तरह के अपशकुनों को उन्होंने बौछारें कर दी। तो कई लोगों को बड़ा ऑब्जेक्शन हुआ हम शादी में। उन्होंने आके मुझे बोला, तो मैंने बोला नहीं, दादी साहब के बगैर तो मैं देहरी पार ही नहीं करूँगा, घुड़सवारी नहीं करूँगा, मतलब जो घुड़ चढ़ी होती है। बिल्कुल स्ट्रांगली सापा बंधा हुआ है। मेरे मदर भी थोड़े से हुए कि बेटा समाज के लोग हैं। मैंने कहा आपका आशीर्वाद है, मातृ शक्ति का आशीर्वाद है, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। तो बोला ठीक है फिर आपका निर्णय, क्योंकि मेरे मदर स्ट्रांग लेडी है, मेरे दादी साहब भी उसी थे, तो उन्होंने उनसे सीखा। तो मैंने बोला नहीं, दादी साहब आएंगे तब हम, आप मानेंगे नहीं, 1 घंटे तक ये समझाइश चलती रही। दादी साहब को लोग समझा रहे हैं कि वो नहीं मान रहा है, भंवर नहीं आएंगे, भंवर साहब बाहर। तो अंत में दादी साहब रोते हुए आए, लिटरली बोला बेटा मुझे माफ़ कर दे, कल को तेरे कुछ हुआ तो मैंने बोला ये आपके आंसू ही मेरी ढाल बनेंगे, ये आपके आंसू ही मेरी ढाल बनेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ऊपर वाला ईश्वर है, जो भी जिस भी रूप में है, वो ज़रूर न्याय करेगा। और आज से ये न्याय की शुरुआत है। आज मेरे जीवन का 25वां शादी का चल रहा है, अभी मनाई मैंने। आपकी माँ सबके आशीर्वाद से 2 बच्चे हैं, सब आनंदित है, मैं सुरक्षित हूँ, मेरी धर्मपत्नी, मेरे परिवार में ऐसी कोई घटना नहीं है। आज वो दादी साहब भी हैं, हर शुभ काम में वो सामने आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके ताल से, उनके विजय तिलक से मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि माँ के आशीर्वाद के बगैर तो संभव ही नहीं है। इसीलिए जो क्षत्राणी कल्प है जी, इनको हमने जो क्षत्राणी नाम दिया, एक वीरांगना है, जीवित सतियाँ। सतियों का मतलब वो टेबू नहीं, एक पवित्र शब्द है। बिल्कुल। और उस पवित्रता को लेकर ही हम, उनके आशीर्वाद से ही हमने, आप मानेंगे नहीं, 3 से 4 बार मेरे ऐसे भयंकर रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिन्होंने देखा ना, जो गाड़ी बिल्कुल खत्म है, लेकिन मैं आपके सामने, मेरे हड्डी भी कहीं से ब्रेक नहीं हुई, गाड़ी पूरी बोलेरो निकली हुई। ये मातृशक्ति का आशीर्वाद है, कहीं ना कहीं आप मातृशक्तियों का आशीर्वाद है। तो इसलिए इस टेबू का, इस प्रथा का
मैं दर्शकों को भी निवेदन करना चाहूँगा कि उन शक्तियों को आप प्रणाम करके आगे बढ़िए, आपका जीवन सफल होगा, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर में ही आपकी शक्तियाँ बैठी हुई। प्रणाम। क्या बात है। तो भंवर सिंह साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और क्षत्राणी कल्प जो है ये एक मुहिम है, एक कार्यक्रम है जिसके तहत कई जो विधवा महिलाएं हैं उनकी ज़िंदगी को संवारने का काम भी आप कर रहे हैं। एंड मोर ओवर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जिस कुप्रथा के ख़िलाफ़ आपने आवाज़ उठाई है, ये आवाज़ हमेशा बुलंद रहे और दूर दराज के इलाकों में भी लोग इस बात को जाने समझें। एक बार क्षत्राणी कल्प के बारे में बात कर लेते हैं, किस तरह से इस अभियान की शुरुआत हुई, किस तरह से आप चला रहे हैं, एंड मोर ओवर फंडिंग की बात होती है, कई बार लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई पैसे कहाँ से आ रहे हैं इसके लिए। देखिए मैम, शुरुआत का मैंने आपको एक्सीडेंट बताया कि वो उधर से हुआ, वो प्रेरणा के स्रोत वो है, उनको मैं आपके इसके माध्यम से नमन कर रहा हूँ। क्षत्राणी कल्प जो है, जो विचारधारा है, जो कल्प है, ये बेसिकली उन लोगों के द्वारा संचालित है, उन युवाओं के द्वारा, उन बुजुर्गों के द्वारा संचालित है जो सच में समाज सेवा करना चाहते हैं, सच में कुछ फिजिकली करना चाहते हैं कि संतुष्टि कि हाँ मैंने कुछ किया है। इसमें 1 रुपये से लेकर 500 रुपये, 1000 रुपये तक का हमारे पास डोनेशन आता है। अब वो डोनेशन कहाँ से आता है वो आपको बड़ा आनंद आएगा सुन के, और दर्शक भी उस पर बहुत रिएक्ट करेंगे कि हाँ ये बहुत अच्छा है। जो बच्चे जिनका मंथली इनकम 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 या 50,000 तक के, लोअर मिडिल क्लास है, जिनको हम समाज सेवा से मानते कि नहीं ये तो कर ही नहीं सकते, वो मंथली रूप में अपने जन्म दिवस को क्षत्राणी कल्प के माध्यम से, अपने बच्चों के जन्मदिन, अपनी शादी की सालगिरह में वो दूसरे सेलिब्रेशंस नहीं करके वो उसमें देते हैं। दूसरा, ये कॉफ़ी का कप पड़ा है, एक कॉफ़ी की कप की कीमत बहुत ज़्यादा है जयपुर में, 100 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये हो सकती है। हम कहते हैं 1 कप चाय, 1 कप चाय के साथ, 1 कप चाय के साथ आप दिन में 3 चाय पीते हैं, 1 कप चाय आप उन मात्र शक्तियों के नाम कीजिए। क्या बात है। और वो 1 कप चाय महीने के 150 रुपये, 5 रुपये की चाय अमूमन मानी जाती है, वो उससे शुरुआत होती है। उसमें सदस्य जुड़े हुए हैं, 2,65,313 लोग हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं। क्या बात है। उनके माध्यम से ये फंडिंग होती है, वही संचालित करते हैं। इसके अकाउंट्स को हम नहीं देखते हैं। मैं संस्थापक हूँ, विप्सा रेटा संस्थापक है, वो नहीं देखते हैं। वो जो 18 से 20 साल, जिनको हम उन बच्चों को ये मानते हैं कि नहीं ये तो गैर जिम्मेदार होते हैं, वो बच्चे ही इसको पूर्ण जिम्मेदारी के साथ इसका निर्वहन कर रहे हैं। देश के तमाम मीडिया हाउसेज जो बड़े माने जाते हैं, उन सब की फ्रंट पेज की खबर बनी है ये। जी बिल्कुल। दूसरा, इसमें कोई भी बड़े भामाशा नहीं है, सिस्टमेटिक ढंग से, और रियली बेनिफिट में इसमें जो फंड आता है, मैं आपको ताज्जुब होगा कि उस फंड को देने के लिए हम घर जाते हैं, वेरीफाई करते हैं कि वो मातृशक्ति सचमुच ज़रूरतमंद है। कई बार कुछ चीज़ें भी होती है, उनको जो वेरीफाई करने के लिए जो जाते हैं, जो खर्चा होता है पेट्रोल का या कुछ, उसकी कहीं बिलिंग नहीं लगती है जी। आपका जो 150 रुपये आता है या 200, उसका टोटल 1 to 1, मतलब एवरी सिंगल पेनी डोनेटेड टू दैट। आप इसके साथ साथ हमने 17 मायरे भरे, मायरे जो बहन को भरे जाते हैं जी जी, और उनमें हमारा कहीं नाम नहीं, हम उनके मौसेरे भाई हैं, मामेरे भाई हैं और दूसरे सामाजिक भाई हैं, ये बन के हमने मायरे भरे। 8 शादियाँ हमने करवाई है उन बच्चों ने। मैं तो केवल एक माध्यम हूँ, मैं तो उन सब की एक क्यूमुलेटिव आवाज़ बन के यहाँ से बोल रहा हूँ। तो ये मेरे हिसाब से जो 1029 बहनों को अभी हमने बाड़मेर में क्षत्राणी कल्प महोत्सव का आयोजन किया 28 मार्च को जी ताड़तरा मठ में, और वहाँ पे 1005वीं पेंशन हमने प्रदान की। हमारे पास लक्ष्य था जब शुरुआत की तो कि 1000 महिलाओं को, 1 सहस्त्र महिलाओं को हमने हमारे साथ जोड़ना, उनका आशीर्वाद हमें लेना है। हम उनकी मदद नहीं कर रहे हैं जी, हमें ऊर्जा मिल रही है। बिल्कुल, वो ऊर्जा हमें मिल रही है, वो आशीर्वाद हमें दे रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं ग्रेसफुल महसूस कर रहे हैं। ईश्वर की ऊर्जा है, माध्यम तो चुनता है ना, तो उन्होंने हमारी मातृशक्ति को चुना है और उनके माध्यम से 1005वीं मातृशक्ति के हमने चरण स्पर्श किए। ये बाड़मेर में हुआ और अभी 1029वीं पे भी हम चल रहे हैं जी। जल्दी तो हम चाहते हैं कि ये 1 सहस्त्र 10 सहस्त्र में बदले, 10,000 मातृशक्ति को हम प्रणाम कर पाएँ। तो ये बेहतरीन आपका कार्यक्रम है, मुहिम जिसको हम कह सकते हैं क्षत्राणी कल्प, और पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। अच्छी बात यह है कि युवा बहुत सारे इसके साथ में जुड़े हुए हैं। भंवर सिंह साहब, अगर कोई ख़ास तौर से इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहे तो क्या करें? इसके लिए हमने हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखे हैं जी। उन हेल्पलाइन नंबर्स पे आप फ़ोन करके जुड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के समय भी हमें कहते हैं जी हम रिटायर्ड हुए हैं, आप इसमें मदद, हम उनका बाकायदा प्रोफाइल बना के उनको धन्यवाद देते हैं सार्वजनिक रूप से कि साहब आपने 151 रुपये दिए, आपने 51 दिए, आपने 501 रुपये दिए, बाकायदा
और सभी सोशल मीडिया पे शेयरिंग की जाती है, उनको पर्सनली हम फ़ोन करके धन्यवाद देते हैं, तो उनको भी अच्छा लगता है और सबको पता चलता है कि हाँ, कई लोग ऐसे भी जो नाम नहीं छापते हैं, तो हम उनका बाकायदा गुप्त दान महादान लिख कर बाकायदा वो सब कुछ 1 to 1 हर महीने हिसाब होता है। ग्रुप्स बना रखे हैं बहुत सारे, सोशल मीडिया आजकल पावर है, पहले नहीं था तो घर घर जाके हम महीने की मीटिंग करके हिसाब देते थे, अब थोड़ा हमारे लिए ईजी काम हो गया है। जी, बेहतरीन काम है और बड़ी खुशी की बात है कि युवा भी जो हैं वो आपका साथ दे रहे हैं। हमारे देश में वैसे भी युवा जो हैं वो तमाम तरह की चीज़ें कर रहे हैं, कई NGO से जुड़े हुए हैं, सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं, तो कुछ कला से जुड़े हुए हैं, आर्ट एंड कल्चर से भी जुड़े हुए हैं। ऐसी एक युवा हमारी दर्शक हैं सुनीता तिवारी जी, जो प्रतापगढ़ से हमारे साथ जुड़ रही हैं, काफ़ी देर से वेट कर रही हैं भंवर सिंह साहब। आइए सुनते हैं वो क्या कहती हैं। सावन के महीने में शिव भजन की प्रस्तुति देना चाहते हैं, जो कि मारवाड़ी है। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। हर हर महादेव। सावन में बुलायो रे भोला, भादवा में आयो। सावन में बुलायो रे भोला, भादवा में आयो। भांग का नशा मेरे भोला, आनो लेवा आयो। भांग का नशा मेरे भोला, आनो लेवा आयो। टीका मंगाया रे भोला, दो टीका लायो। टीका मंगाया रे भोला, दो टीका लायो। झुमकी मंगाई रे भोला, दो झुमकी लायो। हरवा मंगाया रे भोला, दो हरवा आयो। सावन के महीने में भोला, आनो लेवा आयो। सावन में बुलायो रे भोला, भादवा में आयो। चूड़ला मंगाया रे भोला, दो चूड़ला लायो। पाई जब मंगाया रे भोला, दो पाई जब लायो। चुंदड़ी मंगाई रे भोला, दो चुंदड़ी लायो। भांग का नशा मेरे भोला, आनो लेवा आयो। गवरा बुलाइए रे भोला, चोटनिया ले आयो। गवरा बुलाई रे भोला, जुटनिया ले आयो। अकेला बुलाया रे भोला, भूत बड़ी का लायो। सावन के महीना में भोला, आनो लेवा आयो। सावन में बुलायो रे भोला, भादवा में आयो। तो सुनीता तिवारी जी थी हमारे साथ प्रतापगढ़ से और सावन स्पेशल गीत आपके लिए लेकर आई थी। दर्शकों, हम आपको बता दें कि आप भी अगर किसी तरह का हुनर रखते हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस तरह के शॉर्ट क्लिप्स, शॉर्ट वीडियोस आप हमें भी भेज सकते हैं। शो में आज हमारे साथ हैं भंवर सिंह रेटा साहब और जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो भंवर सिंह जी, सावन की बात हो रही है और भगवान शिव की पूजा अर्चन का ये वक्त होता है। ट्री प्लांटेशन के लिए भी बेहतरीन वक्त है और जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी कहा, एक पेड़ माँ के नाम, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा एक पेड़ माँ के नाम। हम आपसे भी जानना चाहेंगे कितने पेड़ आप भी लगा रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। हाँ, आपने जो मैं सोच रहा था, मैंने कहा पता नहीं इससे उससे रिलेटेड है नहीं, लेकिन आपने पूछा। मैं सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा आपके शो के माध्यम से, और दर्शकों से अपील करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की वो उनके खुद के लिए नहीं है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों को, नस्लों को बचाने के लिए। बिल्कुल। छोटा सा आप सबको नोटिस में होगा, कोविड बहुत त्रासदीपूर्ण था, लेकिन उस दौरान हमें एक अच्छी चीज़ पता चली कि सीधा हमें पर्वतों के दर्शन हो रहे हैं, आसमान साफ है, धूल नहीं गिर रही है, लोग पॉल्यूशन फ्री हो गया था। पॉल्यूशन फ्री और एयर का एक लेवल ही बहुत अच्छा था जी, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जी। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि सब कुछ बंद हो गया जो पोल्यूशन कर रहा था। अब पेड़ जो लगाएंगे वो माँ है। कोई कहता है ना कि आपका जीवन में किसी को बनाना है तो एक बच्चे को एजुकेशन दीजिए। मैं कहता हूँ आप एक पेड़ लगाइए, आप 100 पीढ़ियाँ बचाएंगे।
एक पेड़ लगाइए 100 पीढ़ियाँ बचाएंगे, क्योंकि हर एक पेड़ कहीं ना कहीं किसी न किसी रोग व्याधि का अवतारक होता है, और ऑक्सीजन का तो प्रॉब्लम है ही नहीं आपको जी। तो हमारा संगठन भी इसमें काम कर रहा है, और हम लगभग 10,000 पेड़ हमारे संगठन की तरफ से हम लगा रहे हैं, और उसके लिए हम सितंबर में 19 सितंबर से ये बड़ा लेवल पे चल रहा है। 1 अगस्त से हमारे मध्य प्रदेश जो इकाई है वो हम आपको इसके माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि हम युवाओं को कैसे जोड़ते हैं। उसमें 3 दिवसीय, 5 दिवसीय, 1 दिवसीय हम शिविर लगाते हैं जी। उन शिविर में युवा रजिस्टर्ड करके आते हैं, और उनमें हम वृक्षारोपण है, भारतीय संस्कृति है, शस्त्र शिक्षा है, शास्त्र शिक्षा है, जी जी, एजुकेशन है, हमारे इसमें अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है स्पोर्ट्स में हमारे, वो सब हम उसमें उनमें सिखाते हैं जी। तो जो अभी हमारा ये जो चलेगा अगस्त में, उसमें बाकायदा 10,000 पेड़ लगाए जाएंगे। न केवल लगाए जाएंगे, हम इंश्योर करेंगे कि वो 10,000 के 10,000 पेड़ जीवित रहें जी। और वो पेड़ हैं वो हमारी क्षत्राणियों के नाम से, हमारे पूर्वजों के नाम से होंगे, हम नाम दे देते हैं हर एक का। जी। और आप तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से भी जुड़े हुए हैं और युवाओं को प्रशिक्षण भी दे रहे हैं इस दिशा में। हाँ, जो प्रधानमंत्री जी ने, एक बार पुनः मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मिलेट्स को इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाया। मिलेट्स क्या है? मोटा अनाज, बिल्कुल भारतीय संस्कृति का हिस्सा। हाँ, हम तो गेहूं कभी खाते ही नहीं थे जी। गेहूं तो आपको भी याद होगा, क्योंकि आप भी जुड़े हुए हैं, अन्य कई प्रसिद्ध लोगों से आप मिलते रहते हैं। आप उनसे पूछिएगा कि क्या उन्होंने बचपन में कभी गेहूं की रोटी खाई क्या? गेहूं की रोटी कब बनती थी? जब कोई गेस्ट आता था, कोई बाहर का, स्पेशली माना जाता था क्योंकि वो हमारा फूड नहीं है। हमारा फूड है बाजरा, जौ, मक्का, ज्वार, रागी, ये सब हमारा फूड है। मुझे अच्छी तरह उत्तराखंड गया तो मैंने झंगोरे की रोटी खाई, दाल के साथ बॉईल करके, कुल्थी वो जो दाल आती है, आज भी टेस्टर मैं वहाँ से सीख के आया और हम बनाते हैं। तो मोटा अनाज जो है, ज्वार, बाजरा, ये सब चीज़ें जो राजस्थान का जाना जाता है, खेर सांगरी की सब्जी है, ये सब चीज़ें हमारे कल्चर में, और ये हमें रोगों से दूर रखती है, हमें इम्यूनिटी बिल्ड करती है, तभी तो हम 100 साल जी पाते थे। आज मेरे घर पे जो मैं खुद जो फार्मिंग करता हूँ, या मेरे फादर मेरे साथ उसमें हैं, हमारे गिर नस्ल की गायें हैं जो परंपरा से हैं, मैं कोई ये नहीं कि मैंने बनाई, हमारी परंपरा से हैं, वो आज भी हैं। वही छाछ, दूध, दही, और उन्हीं का जो गोबर है वो खेतों में काम में आता है। बिल्कुल बिल्कुल। प्योर आप लोग यूरिया वगैरह हम सब दूर रखते हैं तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वो जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो सिखाने के लिए कोई भी स्पेशल चीज़ नहीं है जी। हमारे पूर्वज जानते थे, हमारे बीच की पीढ़ियों वो भूल गए, हम उनको रिकॉग्नाइज दोबारा याद दिला रहे हैं, भैया ये काम ऐसे होता है। जी, तो समाज की बेहतरी के लिए आप बेहतरीन काम कर रहे हैं भंवर सिंह साहब। और जब ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात हो रही है, खाने पीने की बात हो रही है, तो हमारे देश के जो मनोहारी दृश्य हैं वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। हमारे राजस्थान प्रदेश की स्पेशली अगर हम बात करें तो पर्यटक जो हैं वो खिंचे चले आते हैं। स्पेशली सावन के महीने में हमारी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इनका सौंदर्य देखने लायक होता है, या झीलें हों, पहाड़ हों, नदी नाले हों। तो भंवर सिंह जी, क्योंकि सावन की बात हो रही है तो कुछ मनोहारी दृश्य का आनंद लेते हैं। जयसमंद झील हम आपको लेकर के चलते हैं, आइए। जयसमंद झील, जिसे ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है, ये राजस्थान राज्य के अरावली पर्वतमाला के दक्षिण पूर्व में स्थित एक विशाल झील है। इस झील को एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील होने का गौरव प्राप्त है। ये झील उदयपुर से 51 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्व की ओर उदयपुर सलुम्बर मार्ग पर स्थित है। इस झील का निर्माण उदयपुर के तत्कालीन महाराणा श्री जय सिंह द्वारा 1687 एवं 1691 के मध्य करवाया गया था। ये झील 14,400 मीटर लंबी एवं 9,500 मीटर चौड़ी है। अपने प्राकृतिक परिवेश और बांध की स्थापत्य कला की सुंदरता से ये झील वर्षों से पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहाँ घूमने का सबसे उपयुक्त समय मॉनसून का मौसम है।
महाराणा जय सिंह के नाम पर ही इसका नाम जय समंद रखा गया। तो जय समंद झील के मनोहारी दृश्य का आनंद लेने के बाद बैक टू द शो भंवर सिंह साहब हमारे साथ में हैं। तो भंवर सिंह जी, तमाम तरह के काम आप कर रहे हैं और आपने एक जगह ये भी मेंशन किया था कि युवाओं को शस्त्र शिक्षा भी दे रहे हैं। तलवारबाजी और घुड़सवारी में आप तो दक्ष हैं, सभी जानते हैं। तो क्या बच्चे इन चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हैं? आजकल के बच्चे दिलचस्पी दिखाते हैं? देखिए मैम, आपको ये जान के मतलब अभी आप इंटरनेशनल लेवल पे घुड़सवारी में इसमें भी में कई लोग मेडल लेके आ रहे हैं। अन्य देशों में इनके लिए बाकायदा ट्रेनिंग स्कूल्स हैं। क्या भारत में से कोई ट्रेनिंग स्कूल्स हमारे स्कूल्स में है? नहीं है। हम इनके माध्यम से, शस्त्र और शास्त्र के माध्यम से और घुड़सवारी के माध्यम से हम कोई युद्ध करने नहीं जा रहे हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जो बच्चा है उसको जब बचपन से ही घुड़सवारी का शौक होगा, वो कुछ किसी खेल में आगे जाएगा, देश और राष्ट्र का नाम रोशन करेगा, अपने परिवार का, आपका, और हमारे को गर्व की अनुभूति होगी। तो रोल मॉडल निकलेंगे समाज के। रोल मॉडल के निकालने के लिए आपको कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। उसके लिए खेलकूद एक ऐसा माध्यम है कि वो खेलकूद में बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है बचपन में, और जो बचपन में नींव रख दी जाती है तो वो फिर बहुत आगे जाके चलता है। हम तलवारबाजी के अलावा निशानेबाजी सिखाते हैं, जिसमें 8 बच्चे हमारे नेशनल खेल चुके हैं। अरे वाह, अरे वाह। अब तक हमारे कैंपों से निकले हुए 365 बच्चे भारतीय जो सेना है उसमें सेवाएं दे रहे हैं। क्या बात। तो वो चीज़ें जो घुड़सवारी वो है, घुड़सवारी एक भारतीयता का, शौर्य का एक प्रतीक है, और वो उसको खेल के रूप में भी आ गया है। बहुत सारे मेडल लेके आ रही हैं, इवन बच्चियां भी। अभी रिसेंटली जयपुर की ही बच्ची, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, शायद दिव्य कीर्ति, आई थिंक जी जी, अर्जुन अवार्ड ही है जी। तो गर्व होता है ना, हमारी मातृशक्ति, हमारी बेटी ने मेडल जीता, और प्रधानमंत्री जी ने और हमारे राष्ट्रपति जी ने उनको अर्जुन अवार्ड दिया। तो ये कहीं ना कहीं से शुरुआत है। तो हमारे कैंपों में हम ये बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं। विप्सा रेटा के माध्यम से 3 दिवसीय 5 दिवसीय कैंप लगते हैं, जिनमें ये हम 12 साल से लगातार कर रहे हैं जय राजपूताना संघ इसमें। और उनमें केवल यही नहीं, साफा बांधने का जो मैंने बांध रखा है, इस तरह के 52 टाइप के साफे, 52 टाइप्स ऑफ पगड़ी बांध नाम सिखाते हैं। क्या बात है। राजस्थानी कल्चर डेवलप हो रहा है, उसके साथ साथ इकोनॉमिकल ग्रोथ हो रही है, क्योंकि जब वो सीखेगा तो कहीं ना कहीं उसको प्रोफेशनल रूप में भी लेगा, अपनी आजीविका का साधन भी बनाएगा। और भारतीय संस्कृति से जब बच्चे हर साल लगभग 5000 बच्चे ट्रेंड हो रहे हैं, तो आप सोचिए उस कल्चर का कितना बढ़ावा मिलेगा। जी, ये तो बेहतरीन बात है कि खूबसूरत विरासत है हमारी, जिसे संजोने का, संवारने का काम आप कर रहे हैं। भंवर सिंह साहब, चलते चलते आपका एक पैगाम हो जाए हमारे युवा दर्शकों के लिए। मैं पैगाम से पहले मैं आपकी टीम को धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतना अच्छा शो आप कर रहे हैं। और मैं युवाओं से, मातृशक्ति से, और जो भी ये शो देख रहे हैं उनको मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि भारतीयता से बढ़कर कुछ नहीं है, नथिंग। हमारी मूल संस्कृति में सब कुछ है। जब विश्व में जब लोग आए नहीं थे, तब हम विमान शास्त्र की बात करते थे, तब हम अंतरिक्ष की बात करते थे, तब हम पुष्पक विमानों की बात करते थे। तो हम लौटें जड़ों की ओर और पुनर्जीवित करें उस संस्कृति को, पुनर्जीवित करें उस भारतीयता को, ताकि ये भारत पुनः विश्व गुरु बने। और लोग जो हमें पिछड़ा मान के चल रहे हैं, हालांकि अब बहुत कुछ परिवर्तन हुआ, लेकिन हम वापस उस स्वर्णिम काल की तरफ चलें, और उसको तब चलेंगे जब हम हमारी जड़ों की तरफ चलेंगे। तो भारतीय संस्कृति को बचाइए, पेड़ लगाइए, मिलेट्स का यूज कीजिए मैक्सिमम, और किसानों का सम्मान कीजिए, मातृशक्ति का सम्मान कीजिए, और देश के जवानों का सम्मान कीजिए। क्या बात है। भंवर सिंह रेटा साहब, आपने वक्त निकाला, हमारे शो में आए, हमसे इतनी बातचीत की, और बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, उसके लिए दिल से आपको शुभकामनाएं। और इसके साथ ही आपसे इजाज़त भी लेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू। और दर्शकों, आपसे भी इजाज़त लेने का वक्त आ गया। आई एम श्योर आपको आज का कार्यक्रम ज़रूर अच्छा लगा होगा। आज धरती धोरारी के मंच की शोभा बढ़ाई जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता श्री भंवर सिंह रेटा साहब ने। अनामिका को आज के लिए दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए डीडी राजस्थान, क्योंकि जाते जाते एक खूबसूरत राजस्थानी लोकगीत आपका इंतज़ार कर रहा है। हम आपसे फिर मिलेंगे, दोबारा होगी मुलाकात। नमस्कार। Bye.           Bye.
के मारू पुण चो पकड़ियो